नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बूढ़े किंग के पैलेस में भी एक फाइटर आकर यहाँ पर उस स्टैचू को सारी ही बातें बता देता है कि राजमहल में क्या क्या हुआ है और कैसे अनिका ने उनकी कविन आयशा मारवा को वहाँ से सकुशल बचा लिया है। स्टैचू अब किंग के कमरे में जाती है और अब वो किंग को वो सारी ही बातें बताकर अब वो वहाँ पर उसके कमरे से बाहर निकल जाती है। स्टैचू के आने के बाद किंग अभी भी वहां पर चुपचाप ही खड़ा था, जैसे किंग किसी चिंता में था। आज किंग को जब अंजलि मल्होत्रा की हालत के बारे में पता चला कि कैसे आज अंजलि मल्होत्रा का भी वही हाल कर दिया था जो सालों पहले कभी आयशा मारवा के साथ हुआ था, क्योंकि अंजलि मल्होत्रा की भी हड्डियों का चकनाचूर कर दिया गया था और उन्हें अब अंजलि के लिए बहुत ही बुरा लग रहा था। बूढ़े किंग को यहाँ पर अंजलि के लिए बुरा तो जरूर लग रहा था, लेकिन सालों पहले उनकी बेटी के साथ जो भी हादसा हुआ था वो अभी तक वो भूले नहीं थे, क्योंकि किंग आज भी उस हादसे के बारे में जब भी सोचते थे तो वो उसके लिए बहुत ही पछताते थे। किंग आज भी जब उस हादसे के बारे में सोचते हैं तो उनके हाथ पैरों के या भले इवन उनके पूरे ही शरीर के रोए एकदम से खड़े हो जाते हैं, जैसे वो घटना आज की ही हो। आज जब किंग को अंजलि मल्होत्रा के बारे में जब सब कुछ पता चलता है तो किंग के आज पूरे ही शरीर के रोंगटे वैसे ही खड़े हो रखे थे, जैसे फिर से उसी घटना को फिर से दोहराया गया है। किंग को आज फिर से वही घटना उसके दिमाग में ताजा हो गई थी। बस फर्क सिर्फ इतना था कि वहां पर आयशा मारवा की जगह आज अंजलि मल्होत्रा थी। वो तो किंग ही आज जानते थे कि उन्होंने अपनी बेटी की वो हालत देखकर खुद को उस समय कैसे संभाला था, क्योंकि उस समय भी किंग के लिए खुद को अपनी इकलौती बेटी को संभालना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। एक तरफ किंग अपने पुराने ख्यालों में थे तो वहीं दूसरी तरफ रोहित के पैलेस में अभी किसी की भी आंखों में नींद नहीं थी। सबकी आंखों से नींद कहीं गायब ही थी, क्योंकि किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से ये कैसी मुसीबत आ गई, क्योंकि सभी यहाँ पर अंजलि मल्होत्रा के लिए बहुत ही चिंतित थे, जिसके बारे में सोच कर सभी की आंखों से ही नींद गायब थी। अनिका यहाँ पर अपने कमरे में आ तो जरूर गई थी। अनिका के आने के बाद अब रोहित कहता है, अनिका तुमने पहले ही बहुत बड़ी सर्जरी की है, इसलिए अब तुम अभी रेस्ट करो, तुम जल्दी से अपना शावर लेके आओ और अभी तुम्हें सो जाना चाहिए। रोहित अनिका के बारे में अच्छी तरह से जानता था कि अनिका इतने लंबे ऑपरेशन के बाद आई है। अनिका ने 9-10 घंटे लगातार ऑपरेशन किया है और उसे आगे भी अंजलि मामी को बड़े ही ध्यान से उसको ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। भले ही इस समय वहां पर एनी मौजूद थी, लेकिन अनिका के काम को समझते हुए रोहित अब उसे रेस्ट करने के लिए कहता है कि अभी तुम्हें अपना अभी वैसे भी रात हो चुकी है, अब तुम्हें जल्दी से सो जाना चाहिए और सुबह देखना कि अंजलि मामी को कुछ किसी भी मेडिसिन का असर हुआ है या नहीं। इतना कहने के बाद रोहित अब अनिका को सोने के लिए कहता है। रोहित की बात को सुनकर अनिका रोहित को कहती है, हाँ मिस्टर मारवा, सोना तो है, लेकिन उससे पहले मैं एक बार बच्चों के कमरे की तरफ जाना चाहती हूँ, क्योंकि अनिका एक बात अच्छी तरह से जानती थी कि आज नन्ही सी रिया, भले ही रिया अभी 10-11 साल की हो चुकी थी, लेकिन माँ बाप के लिए तो बच्चा एक छोटा सा ही होता है। इसलिए अनिका फिर से रिया के पास जाना चाहती थी। इसलिए वो रोहित को कहती है, मिस्टर मारवा, मुझे एक बार रिया से मिलना है, पहले मैं रिया से मिल लेती हूँ, उसके बाद ही मैं सोने के लिए जाऊंगी, लेकिन हाँ उससे पहले मैं एक बार शावर ले लेती हूँ। इतना कहने के बाद अनिका अपने कवर से अपने कपड़े निकालती है और वो फिर से बाथरूम में वो शावर लेने के लिए चली जाती है। कुछ देर के बाद अनिका जब आती है तो रोहित वहां पर पहले से ही बैठा हुआ था। अब रोहित की तरफ देखते हुए अनिका देखती है कि रोहित भी खुद एक बहुत चिंता में बैठा हुआ था। रोहित के भी दिमाग में इस समय पता नहीं क्या क्या ख्याल चल रहे थे, लेकिन अभी अनिका रोहित से कोई भी बात न करते हुए वो कहती है, मिस्टर मारवा, मैं भी बच्चों की कमरे की तरफ जा रही हूँ।
रोहित की आवाज़ सुनकर अनिका की आवाज़ सुनकर रोहित अपने सेंस में आता है और अब वो अनिका से कहता है, अनिका मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। इतना कहने के बाद दोनों ही अब अपने कमरे से निकलकर वो बच्चों के कमरे की तरफ एलिवेटर से 3rd फ्लोर की तरफ बढ़ जाते हैं। कुछ समय में जब वो बच्चों के कमरे के सामने पहुंचते हैं तब वो बच्चों के कमरे के दरवाजे को नॉक करते हैं। अनिका ने जब दरवाजे को नॉक किया था तब जब अलेक्जेंडर आकर उस दरवाजे को खोलता है। अपने मॉम डैड को इतनी रात को अपने कमरे के बाहर देखकर अब अलेक्जेंडर भी पूछता है, मॉम क्या हुआ, क्या सब ठीक तो है ना, आप और डैड अभी इस वक्त यहाँ। अलेक्जेंडर की बात को सुनकर अब रोहित और अनिका दोनों ही कहते हैं कि रिया कैसी है, हमें रिया से मिलना है। अपने मोम और डैड की ये बात सुनकर वो अपने मोम और डैड को अंदर लेकर आता है और दरवाजे को बंद कर देता है। अनिका और रोहित जब बच्चों के कमरे के अंदर आते हैं तो वो देखते हैं कि रिया अभी भी सैड फेस बनाकर अपने बेड पर बैठी हुई थी। हालांकि रोहित ने और अनिका ने रिया को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें अच्छी तरह से पता था कि उनकी बेटी के मन में इस हादसे का कुछ ज्यादा ही असर हुआ है। यहाँ पर बड़े से बड़े इंसान, वहाँ पर जितने भी इंसान मौजूद थे, सभी के मन में ही इस हादसे का बड़ा ही असर हुआ था। लेकिन रिया तो खुद एक बच्ची ही थी, इसलिए उसके दिमाग पर इसका असर होना तो लाजमी ही था, क्योंकि रिया इस पूरे ही इंसिडेंट में अपने आप को ही गिल्टी महसूस कर रही थी। इसलिए अब अनिका उसके पास फिर से जाती है और वो रिया को अब हक करते हुए कहती है, रिया फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग व्हाट हैपेंड टुडे। इतना कहने के बाद अब रिया फिर भी अपनी मम्मी की कमर को पूरी तरह से पकड़ लेती है और कहती है, मोम मैं कितनी बार ही ट्राई कर चुकी हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों वो बात फिर से मेरे दिमाग में ही आ जाती है। मोम सच में अगर मैं आज वहाँ पर डैड से जिद नहीं करती कि हम भी वहाँ पर दादी और बड़ी मामी को लेकर वहाँ पे जाएं तो शायद ये हादसा होता ही नहीं। ये सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ है, मेरी एक जिद की वजह से ही हुआ है। डैड आई प्रोमिस यू, आगे से मैं कभी भी आपसे ऐसी कोई भी जिद नहीं करूंगी, आप जैसा चाहोगे मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगी। अपनी बेटी की ये बातें सुनकर अब रोहित भी इमोशनल हो गया था, क्योंकि उसने भी नहीं सोचा था कि रिया सच में इस बात को इतना अपने दिमाग पर ले लेगी। इसलिए अब रोहित भी कहता है, आई नो मेरी बेटी मेरे से कुछ भी ज्यादा नहीं मांगती है और इसमें मेरी बेटी की कोई भी गलती नहीं है, वो तो जो होना था वो हो गया। इसलिए रिया तुम ये सब भूल जाओ, और वैसे भी तुम्हारी मम्मा है ना उनको ठीक करने के लिए, तुम उसके बारे में चिंता मत करो। इतना कहने के बाद अब रिया भी हाँ में अपना सिर हिला देती है। अनिका रोहित की तरफ आंखों से इशारा करती है। रोहित भी अब समझ जाता है कि अनिका यहाँ पर कुछ देर बच्चों के साथ रुकना चाहती है, क्योंकि रोहित भी अब समझता था कि रिया को इस समय अपने पेरेंट्स की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। इसलिए वो दोनों अब बच्चों के बेड पर ही बैठे रहते हैं। अब वो उन्हें सोने के लिए कहते हैं। अब क्योंकि रिया बेड पर लेट जाती है, अनिका भी उसके पास लेटती है और अब वो आज अपनी बेटी को थपकियां देकर सुला रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि आज रिया के ऊपर क्या बीत रही थी। थोड़ी सी देर तक जब अनिका रिया को ऐसे थपकियां देती रही तो रिया भी अब गहरी नींद में चली गई थी। हालांकि अब तक अलेक्जेंडर और आर्यन दोनों ही जगे हुए थे। वो भी आज अपनी बहन की ऐसी हालत को देखकर बहुत ही उसके लिए उदास फील कर रहे थे। उनके भी चेहरे पर उदासी साफ साफ देखी जा रही थी। एक तो उनके लिए भी आसान नहीं था अपनी बड़ी मामी के बारे में इतना सब कुछ सुनना, और ऊपर से रिया जो इतनी चंचल रहा करती थी, आज रिया जब से महल से वापस आई थी तब से ही रिया बहुत ही उदास थी। इसलिए अब जब अनिका देखती है कि रिया सो चुकी है, इसलिए अब वो रोहित से कहती है, मिस्टर मारवा अब हमें चलना चाहिए। वो दोनों उठते हैं और वो अपने दोनों ही बेटों को गुड नाइट बोलते हैं। अब अनिका अपने दोनों ही बेटों को कहती है कि ध्यान रखना कभी वो रात को फिर से ना उठ जाए और वो रात में ही बड़बड़ाए, क्योंकि आज जिस तरह से आज का दिन रिया के लिए भी गया था, उससे अनिका को लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि रिया इस हादसे की वजह से रात को फिर से उठ के बैठ जाए। इसलिए वो अपने दोनों ही बेटों को उसे संभालने के लिए कहती है और उसका ध्यान रखने के लिए कहती है। अपनी मम्मा की ये बात सुनकर अब दोनों ही आर्यन और अलेक्जेंडर एक साथ ही कहते हैं, डोंट वरी मॉम, हम यहाँ पर है ना, हम अच्छे से अपनी बहन को संभाल लेंगे। गुड नाइट, अभी आप भी जाकर रेस्ट कीजिए, क्योंकि अभी आप भी तो पूरी तरह से थकी हुई हो। मॉम हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आप एक बेस्ट डॉक्टर हो और हमें पूरी तरह से विश्वास है कि आप बड़ी मामी को बचा ही लोगे।
अब अलेक्जेंडर कहता है, यस मोम, मुझे पूरी तरह से यकीन है कि आप ये काम भी कर लोगी। आप अच्छी तरह से बड़ी मामी को बचा लोगी और आप रिया की तरफ से बेफिक्र रहिए। इवन मैं हूं ना यहाँ पर इन दोनों का बड़ा भाई। अलेक्जेंडर के इतना कहने से अब आर्यन भी अलेक्जेंडर के फेस की तरफ देखता है, लेकिन वो भी अच्छी तरह से समझ पा रहा था कि अलेक्जेंडर हमेशा से ही स्टार्टिंग से ही अपने आप को उनका बड़ा भाई मानता था, तो उसे अब उसकी इन बातों से किसी भी तरह का बुरा भी नहीं लगता था। इसलिए अब दोनों ही भाई अपने हाँ में अपना सिर हिला देते हैं और कहते हैं, ओके मोम, गुड नाइट, अभी आप भी जाकर रेस्ट कीजिए। इतना कहने के बाद अब अनिका भी बच्चों के कमरे से रोहित के साथ निकलकर बाहर आ जाती है। वो वहां से अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगते हैं। कुछ ही देर में जब वो फर्स्ट फ्लोर पर जाकर जब एलिवेटर से अपने कमरे में जाते हैं तो वो अब अनिका आगे आगे चल रही थी, रोहित उसके पीछे पीछे था। इसलिए अब रोहित और अनिका जब अपने कमरे में जाते हैं तो रोहित दरवाजे को अब बंद कर देता है। अंदर आने के बाद अब रोहित फिर से अनिका को कहता है, अनिका अब तुम्हें भी सो जाना चाहिए। शायद तो तुम रिया से भी मिल चुकी हो, क्योंकि तुम्हारे लिए तुम्हारी हेल्थ भी सबसे इम्पोर्टेंट है। अनिका के लिए भी आज का दिन बहुत ही हेक्टिक था, इसलिए लेकिन अनिका इतनी थकी होने के बाद भी आज अनिका की आंखों में नींद नहीं थी। रोहित के बार बार कहने के बाद अब अनिका भी जाकर अपने बेड पर लेट जाती हैं, लेकिन अनिका की आंखों से नींद आज कोसों दूर थी। यहाँ रोहित भी अब अनिका के सिर पर अब धीरे धीरे से थपकियां दे रहा था, क्योंकि रोहित जानता था कि अनिका को अभी नींद की कितनी जरूरत थी, इसलिए अब वो भी उसे सुलाने की कोशिश कर रहा था। अनिका भी रोहित के हाथ पर अपना सिर रखे हुए थी और रोहित अपने दूसरे हाथ से उसे प्यार से थपकियां दे रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ आज आकाश भी अपने बेड पर करवटें ही बदल रहा था। आज आकाश की भी नींद मानो कहीं उड़ सी गई थी। उसकी आंखों से नींद उसकी भी आंखों से बहुत ही कोसों दूर थी। आज आकाश की आंखें भी बंद होना ही नहीं चाहती थी। आकाश की आंखों से आंसू लगातार ही बह रहे थे, उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आकाश के दिल और दिमाग में पता नहीं आज कौन कौन सी बातें चल रही थी। आज के ही दिन उसे पता चला था कि उसकी रियल मॉम अंजलि मल्होत्रा ही है, लेकिन उससे मिलने वो अपने सारे सवाल भी नहीं पूछ पाया। उससे पहले ही इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया। उसी के बारे में सोच कर उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे, क्योंकि उसे तो अभी इस चीज की भी पता नहीं, उम्मीद भी नहीं थी कि उसकी मॉम बच भी पाएगी या नहीं। कितने ही सवाल थे आकाश के मन में, जिनका जवाब उसे अंजलि मामी से लेना था। अपने बेड से उठकर अब आकाश अपने रूम से बाहर निकलकर जाने लगता है, तो वहीं आज कवि नालिशा की आंखों में भी आज नींद नहीं थी। आज कवि नालिशा की आंखों से भी पता नहीं क्यों लगातार आंसू बह रहे थे। कवि नालिशा भी बेड पर लेटी हुई सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आंखों के दोनों ही कोनों में से आंसू बहते ही जा रहे थे। हालांकि कवि नालिशा पहले कभी अंजलि मामी से नहीं मिली थी। जब अंजलि मामी पेरिस में आने के बाद ही उसकी 1-2 बार अंजलि मामी से मुलाकात हुई है, लेकिन उससे पहले कभी भी वो अंजलि मामी से नहीं मिली थी। लेकिन पता नहीं क्यों उसको अब उसकी इस हालत पर उसकी भी आंखों से लगातार आंसू आ रहे थे, जिसकी वजह वो खुद भी नहीं जानती थी कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उन्हें अंजलि मल्होत्रा के लिए इतना बुरा क्यों लग रहा है। कवि नालिशा को तो खुद पर ही हैरानी हो रही थी कि आखिर उन्हें अंजलि मल्होत्रा की ये हालत देखकर इतना बुरा क्यों लग रहा था। अभी वो अपने मन में ही सोच रही थी कि आई होप वो जल्दी से ठीक हो जाए। वो बस भगवान से उनके ठीक होने की मन ही मन प्रे कर रही थी। कवि नालिशा अपने इन्हीं सब ख्यालों में थी, तो वो अब कब बेड से अब उठकर अपने रूम से बाहर निकल कर आ गई, क्योंकि उन्होंने बहुत ही सोने की कोशिश की, लेकिन बेड पर लेटे हुए उन्हें नींद ही नहीं आ रही थी, जबकि उसकी भी आंखों से आंसू बह रहे थे। इसलिए वो जल्दी से उठती और अपने कमरे से बाहर निकल जाती है। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए अब वो 3rd फ्लोर की रेलिंग के पास आकर अब वहां पर खड़ी हो गई। एक पल के लिए तो कवि नालिशा के मन में यही ख्याल आया कि क्या उन्हें किंग से रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि वो बस एक बार उन्हें अंजलि मल्होत्रा से मिलने की परमिशन दे दे, क्योंकि कवि नालिशा बस जब से महल में आई थी तब से ही वो अंजलि मल्होत्रा से एक बार मिलना चाहती थी, क्योंकि जब से उसका ऑपरेशन हुआ था वो एक बार भी वहां पर बेसमेंट में उनसे मिली नहीं थी। उनका मन बहुत ही बेचैन हो रहा था। उनके मन में पता नहीं कितनी तरह के ख्याल आ रहे थे। उनका मन अभी अंजलि मल्होत्रा से मिलने के लिए बहुत ही बेचैन हो रहा था।
वो थर्ड फ्लोर पर आ गई थी। इससे उसका अभी भी मन कर रहा था कि एक बार वो किंग से परमिशन ले ले कि वो बस एक बार अंजलि मल्होत्रा को अपनी आंखों से देखना चाहती है। कविनालिशा अभी यही ही सोच रही थी कि तभी उसकी नज़र सामने से अपने रूम के बाहर आ रहे आकाश गुलेरिया पर जाती है, जिसकी आंखें भी सूजी हुई थी। उसे देखकर अब ऐसा लग रहा था जैसे न जाने कितने ही वक्त से ये आंखें रो रही थी, क्योंकि आकाश गुलेरिया की आंखें जब से उसने अंजलि की ये हालत देखी थी तब से ही वो रोए जा रहा था। उसकी आंखें भी अब सूज कर मोटी हो चुकी थी। कविनालिशा अब अपने कदमों को आकाश गुलेरिया की तरफ बढ़ा देती है। कुछ ही देर के बाद अब वो आकाश गुलेरिया के पास जाकर खड़ी हो जाती है और वो अपना हाथ अब आकाश के कंधे पर रखकर कहती है, आर यू ऑल राइट मिस्टर आकाश। कविनालिशा की इस बात पर अब आकाश पीछे मुड़कर देखता है तो वो एकदम से हैरान होकर कहता है कि आप यहाँ, आप अभी तक सोई नहीं है बड़ी रानी साहिबा। आकाश के इस सवाल पर अब कविनालिशा कहती है कि वो हमें नींद नहीं आ रही थी। कविनालिशा की ये बात सुनकर अब आकाश के पास अब कोई और भी सवाल नहीं होता था, क्योंकि आज आकाश का मन भी बहुत ही बेचैन हो रहा था। उसे अभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अभी इस समय वो कविनालिशा से अब कौन सी बात करे। इसलिए अब कविनालिशा अब सीधे ही पूछता है कि प्रिंसेस लतिका सो गई है क्या। आकाश के इस सवाल पर अब कविनालिशा कहती है कि हाँ वो सो गई है, लेकिन अभी तक आप क्यों जगे हुए हो, आप भी जाकर सो जाइए ना। मेरे ख्याल से अब आपको भी सो जाना चाहिए, क्योंकि रात बहुत ही हो चुकी है और मुझे आपकी हालत भी कुछ ठीक नहीं लग रही है। कविनालिशा की इस बात पर अब आकाश गुलेरिया कहता है कि मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया था। मेरा मन बहुत ही बेचैन हो रहा था। आकाश गुलेरिया की ये बात सुनकर अब कविनालिशा कहती है कि आप सोने की कोशिश तो कीजिए, वो वैसे भी हमें नहीं लगता कि कल सुबह से हमें मिसिज अंजलि मल्होत्रा से मिलने की परमिशन मिलेगी। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अब कविनालिशा भी कहती है कि क्या इनकी फैमिली को पता है कि इनकी फैमिली को इनकी कंडीशन के बारे में पता है, क्या किसी ने इनकी फैमिली को अपडेट दिया है या नहीं। कविनालिशा के इस सवाल पर अब आकाश गुलेरिया कहता है कि नहीं, उन्हें अभी कुछ भी नहीं पता है, किसी ने भी उन्हें कुछ भी नहीं बताया है। वो पापा ने सभी को ही मना कर दिया है वहाँ पर सभी को बताने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो इनकी ऐसी हालत हुई है, अगर इनकी फैमिली को वहाँ पर इंडिया में कोई भी बताएगा तो वो भी वहाँ पर बैठ के बहुत ही परेशान ही होंगे। वैसे भी हम सब यहाँ पर हैं ना उन्हें संभालने के लिए। आकाश गुलेरिया की ये बात सुनकर अब कविनालिशा कहती है कि इनके कितने बच्चे हैं, वो भी परेशान हो जाएंगे ना अगर उन्हें पता चलेगा कि उनकी माँ की ऐसी हालत है। कविनालिशा के इस सवाल पर अब आकाश पहले 3 बोलने ही वाला था, लेकिन कुछ सोचकर अब उसने कहा कि उनके दो बच्चे हैं, श्वेता और क्रिस। आकाश अब यहाँ पर खुद को उसमें काउंट करने से अपने आप को रोक लेता है। आकाश गुलेरिया की ये बात सुनकर अब कविनालिशा ने कहा कि हमें लगता है कि एक बार जब उन्हें होश में आ जाए तो इनकी फैमिली को जरूर बता देना चाहिए। हालांकि कविनालिशा का खुद मन कर रहा था उन्हें देखने का, उनसे मिलने का, लेकिन इस बात को वो अभी अपने मन में ही दबा लेना चाहती है। वो उसे आकाश के सामने जाहिर नहीं होने देना चाहती। उन्हें अंजलि मल्होत्रा के बारे में बहुत ही चिंता हो रही थी। पता नहीं उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कौन सा लगाव है जिसकी वजह से उन्हें उनके लिए इतना बुरा लग रहा है। तभी उसने सोचा कि हो सकता है कि शायद इंसानियत के नाते, क्योंकि जिस तरह से आज उनकी ऐसी हालत थी, शायद उसी को देखकर ही उन्हें ऐसा लग रहा था। कविनालिशा की ये बात सुनकर अब आकाश कहता है कि अभी इस बारे में हम कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते कि हमें अभी उनकी फैमिली को बताना चाहिए या नहीं। पापा ही इस चीज़ के बारे में डिसाइड करेंगे। अगर उन्हें लगेगा कि उन्हें अभी बता देना चाहिए तो वो बताएंगे, नहीं तो नहीं। आकाश गुलेरिया की ये बात सुनकर अब कविनालिशा कहती है कि हमारे ख्याल से इस वक्त आपको अब सो जाना चाहिए, क्योंकि आपकी आंखें भी काफ़ी थकी हुई लग रही है। शायद आपने कुछ ज़्यादा ही चिंता ली हुई हो। कविनालिशा की बात को सुनकर अब आकाश भी हाँ में अपना सिर हिला देता है और अब वो वहाँ से अपने रूम की तरफ अंदर जाने लगता है। तो वहीं कविनालिशा भी अब अपने रूम के अंदर जाने लगती है। यहाँ आकाश और कविनालिशा इस बात से अभी भी अनजान थे कि जब वो दोनों ही एक दूसरे से बात कर रहे थे तो उन दोनों को करण गुलेरिया ने देख लिया था।
क्योंकि जैसे ही वो दोनों यहाँ पर आए थे और आपस में बातें कर रहे थे तब करण गुलेरिया भी उन दोनों को देख रहा था। करण गुलेरिया अपने रूम में अभी वापस चला जाता है और अपने रूम में जाने के बाद अब वो भी सोच ही रहे थे कि सालों पहले जब उन्हें कवि नालिशा का सच पता चला था तो वो खुद बड़ी रानी से गुलेरिया परिवार की बेटी को उनसे मांगने के लिए गए थे। क्योंकि पहले तो करण गुलेरिया को भी खुद पता नहीं था कि अंजलि ने 2 बच्चों को जन्म दिया था, लेकिन पहले तो खुद करण को भी नहीं पता था कि आखिर अंजलि की वो बेटी कहाँ है। लेकिन जब उन्हें उस चीज के बारे में पता चला था तब वो बड़ी रानी से गुलेरिया परिवार की बेटी को मांगने के लिए गए थे, क्योंकि गुलेरिया परिवार में पहले भी कोई बेटी नहीं थी। लेकिन बड़ी रानी ने उन्हें मना कर दिया था उन्हें देने से। और अभी वो अपने मन में ही सोचते हैं कि मैं उस वक्त कुछ भी नहीं कर पाया था गुलेरिया परिवार की इस बेटी के लिए, क्योंकि मैं जानता था कि अगर मैं राजमहल से दुश्मनी लूंगा तो मैं सीधा ही किंग को अपने खिलाफ कर लूंगा। क्योंकि करण गुलेरिया इस बात को भी अच्छी तरह से नहीं जानते थे कि राजमहल पर किंग का हाथ था। अगर वो बड़ी रानी से किसी भी तरह के से उलझने की कोशिश करते तो फिर उन्हें किंग से भी उलझना पड़ता। अभी वो किंग को अपने खिलाफ किंग को वो अपने खिलाफ नहीं करना चाहते थे, क्योंकि किंग से टक्कर लेकर मैं अपने परिवार को मुश्किल में नहीं डालना चाहता था। करण अभी अपने मन में ही सोचते हैं कि मैं जानता था कि अगर किंग अपनी बातों पर आ जाता तो वो रातों रात ही गुलेरिया ग्रुप ऑफ कंपनीज को बर्बाद कर देता, जिसे संभालना फिर शायद किसी के लिए भी आसान नहीं होता। इसलिए उस समय चाहते हुए भी मैं गुलेरिया परिवार की बेटी को गुलेरिया परिवार में नहीं ला सका, क्योंकि मैं बड़ी रानी और किंग के खिलाफ उस समय नहीं जा सकता था। क्या किस्मत है ना गुलेरिया परिवार की के 2 बेटियां हैं, लेकिन वो दोनों ही अपने परिवार से दूर रही है। क्योंकि गुलेरिया परिवार की 2 बेटी थी हैं, एक अनिका गुलेरिया और एक कवि नालिशा, लेकिन दोनों ही बेटियों की परवरिश गुलेरिया परिवार में ही नहीं हुई है। करण गुलेरिया अभी अपने इन्हीं ख्यालों में ही थे कि तभी उनका एक बार मन हो रहा था कि वो बस एक बार अंजलि को जाकर देख लें। लेकिन वो जानते थे कि उन्हें सुबह तक का वेट करना ही होगा, क्योंकि अभी अंजलि से मिलना किसी के लिए भी ठीक नहीं था। एक तरफ रोहित के पैलेस में नींद सभी की आंखों से ही गायब थी, तो वहीं दूसरी तरफ राजमहल में राजीव गुलेरिया का भी कुछ ऐसा ही हाल था। वो भी अब बेड पर अपनी करवटें ही बदल रहा था, क्योंकि बड़ी रानी के भाई तो अभी भी वहां पर उस मेडिकल रूम में ही थे और इसलिए राजीव गुलेरिया अभी उनके रूम में मौजूद था। वो बेड से उठकर अब राजीव गुलेरिया अब वहां पर बने हुए रूम में विंडो के पास जाकर खड़ा हो जाता है और अब वो अपने उन दिनों के ख्यालों में ही चला जाता है जहां अंजलि को एक खरोच भी अगर आ जाती थी तो राजीव गुलेरिया डॉक्टर की पूरी ही टीम उनके सामने लाकर खड़ा कर देता था। क्योंकि राजीव गुलेरिया अंजलि राय से इतना प्यार करता था कि अगर अंजलि को कुछ भी हो जाता था तो वो वहां पर डॉक्टरों को पहले ही खड़ा कर देता था कि कहीं अंजलि को कुछ ना हो जाए। राजीव गुलेरिया अभी अपने कॉलेज के दिनों के ही ख्यालों में था, क्योंकि आज अंजलि की ऐसी हालत देखकर उस फुटेज में तो उसका भी आज मन बड़ा ही भरा हुआ था। वो भी अब अपने उन्हीं कॉलेज के ख्यालों में चला जाता है जहां एक तरफ करण और स्वाति का प्यार धीरे धीरे बढ़ रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ राजीव गुलेरिया को अपने लिए भी काफी मेहनत करनी पड़ रही थी। करण गुलेरिया कैंटीन में बैठे हुए कॉफी पी रहा था कि तभी उसके पीछे वहां पर राजीव गुलेरिया आया और उसके सिर पर एक टपली मारते हुए कहता है कि तुझे अपने भाई पर तो तरस नहीं आता है क्या? तू यहाँ पर क्या मजे से कॉफी पी रहा है? क्या तुझे अपने भाई की हालत नहीं दिखती? तू खुद तो पता नहीं कैसे उस झांसी की रानी को तूने तो पटा लिया है, क्योंकि स्वाति मल्होत्रा को पटाना सबसे बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि वो तो एक झांसी की रानी बनकर घूमती है, पता नहीं किसके साथ कब पंगा ले ले। और एक इधर मैं हूँ, मेरा देख मैं तो आज भी वही हूँ, क्योंकि मुझे तो बस एक अंजलि रायजादा अंजलि को ही पटाना है। और वो भी देखो वो तो कितनी शरीफ है, वो तो किसी से लड़ाई भी नहीं करती, लेकिन मेरे से तो बस उसी को पटाना ही मुश्किल हो रहा है।
राजीव गुलेरिया की बात को सुनकर अब करण गुलेरिया कहता है कि अब मैं क्या बोलूं भाई, क्योंकि मेरे भाई अब तेरी पर्सनैलिटी ही कुछ ऐसी है कि उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। क्योंकि अंजलि जैसी लड़कियों को पटाना तो तेरी पर्सनैलिटी के हिसाब से तो काफ़ी ही मुश्किल है, क्योंकि अगर कोई तेरे से थोड़ी बहुत अट्रैक्ट भी होएगी तो तेरी हरकतें ही ऐसी हैं कि वो वैसे ही भाग जाएगी। करण ने ये बात राजीव गुलेरिया को चिढ़ाने के मकसद से कही थी। करण की ये बात सुनकर अब राजीव कहता है कि तू मेरी हेल्प करेगा या फिर ऐसे ही लेक्चर देगा। एक तो मुझे समझ ही नहीं आता कि मेरे अंदर ऐसी कमी क्या है जो वो मुझे भाव ही नहीं देती है। मैं जितना 2 कदम आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ वो मुझसे 4 कदम पीछे मुझे दूर जाती हुई दिखाई देती है। मैं अपने दिन रात एक कर चुका हूँ लेकिन पता नहीं क्यों वो मुझे भाव ही नहीं देती। अपने भाई की ये बात सुनकर करण गुलेरिया कहता है कि ये सवाल तो तुझे किसी लड़की से पूछना चाहिए कि आखिर ऐसी क्या बात है कि राजीव गुलेरिया लड़कियों में इतना पॉपुलर है लेकिन फिर भी उससे एक लड़की नहीं पट रही है। आखिर उसे उसकी मनपसंद लड़की क्यों नहीं मिल रही है, क्योंकि वैसे तो लड़कियों में राजीव गुलेरिया का नाम होता ही रहता था पूरे ही कॉलेज में, लेकिन अब राजीव गुलेरिया को एक ही लड़की को पटाने में उसके पसीने छूट रहे थे। वैसे तुम उसे लंच के लिए क्यों नहीं पूछते हो? करण गुलेरिया सीधा ही अपने भाई को ये कह देता है। करण के इस सवाल पर अब राजीव कहता है, रहने दो यार, तुम्हें याद है ना कि लास्ट टाइम जब उसे लंच के लिए पूछा था तो वो अपनी उस झांसी की रानी बेस्ट फ्रेंड स्वाति मल्होत्रा को भी अपने साथ ले आई थी। हालांकि मैंने उसे लंच पर सिर्फ अकेले आने के लिए पूछा था, लेकिन वो तो वहां पर अपनी फ्रेंड को लेकर टपक गई थी। राजीव की ये बात सुनकर करण कहता है कि तो ये बात थी कि जो तुमने मुझे भी, अच्छा तो उस समय पर ये बात हुई थी, तभी तो तुमने उस समय मुझे भी लंच पर बुला लिया था, क्योंकि वहां पर स्वाति मल्होत्रा भी उसके साथ आ गई थी। तुम्हें ऑकवर्ड फील ना हो इसलिए तुमने उस समय मुझे बुलाया था, लेकिन उस समय तो तुमने मुझे साफ साफ नहीं बताया था। करण गुलेरिया की इस बात पर राजीव कहता है कि तू ये बात छोड़, मुझे ये बता कि मैं क्या करूं कि ये अंजलि मुझसे पट जाए। राजीव की बात सुनकर अब करण कहता है कि ये तो मुझे भी नहीं पता मेरे भाई, लेकिन एक बात तो है कि अंजलि बाकी लड़कियों से तो बिल्कुल ही अलग है। शायद उसको पटाने में तुझे थोड़ी सी और मेहनत करनी चाहिए। करण गुलेरिया की ये बात सुनकर तो अब राजीव कहता है, अलग का क्या मतलब होता है, अब मुझे ये तो समझाना पहले। राजीव और करण अभी यही बात कर रहे थे कि तभी वहां पर राजीव के कुछ वहां पर दोस्त आ जाते हैं, जिनमें दमयंती और सौम्या भी थी। ये देखकर अब करण कहता है कि भाई यू एंजॉय योर टाइम, आई थिंक आई हैव टू गो नाउ। ये कहते हुए ही करण अब वहां से चला जाता है, क्योंकि करण यहाँ पर राजीव के दोस्तों को देखकर अब करण वहां पर रुकना ठीक नहीं समझता, क्योंकि उसने वहां पर दमयंती और सौम्या को भी देखा। कि तभी सौम्या कहती है, आरजी तुम्हारे भाई को हमसे कोई प्रॉब्लम है क्या? I mean, हम जब भी आते हैं वो कहीं और ही चला जाता है, या क्या वो हमसे मिलना नहीं चाहता क्या? या वो हमें लेकर कुछ ज्यादा ही कुछ सोच रहा है, क्योंकि जब भी हम उसके पास होते हैं वो हमसे बात तक करना नहीं चाहता। क्या कोई परेशानी है क्या, या उससे हमारे से कोई दिक्कत है? सौम्या की इस बात को सुनकर अब राजीव कहता है कि तुम मेरे भाई की बात छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ कि तुमने उस एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया है। एक बात याद रखना, आने वाले 2 दिन के अंदर मुझे वो एक्सपेरिमेंट पूरा चाहिए जिसको तुम लोग कर रहे हो। या राजीव ने इन सभी से बातें कर ही रहा था तो वहीं दूसरी तरफ करण कॉलेज के अंदर की तरफ जा रहा था, तो उसे अंदर से बाहर की तरफ आती हुई वहां पर अंजलि दिखाई दी। क्योंकि करण जब कॉलेज के अंदर जा रहा था तो दूसरी तरफ से अंजलि बाहर की तरफ ही आ रही थी। करण अब अंजलि के पास जाकर कहता है कि स्वाति अभी भी लैब में बिजी है क्या? करण के इस सवाल पर अब अंजलि भी हाँ में अपना सिर हिला देती है, क्योंकि करण स्वाति मल्होत्रा के पास ही जा रहा था, इसलिए वो पहले अब अंजलि से कन्फर्म कर लेना चाहता था। इसलिए अब अंजलि कहती है कि जब तक स्वाति अपना एक्सपेरिमेंट कंप्लीट नहीं कर लेती तब तक वो लैब से बाहर नहीं आने वाली है। अंजलि की ये बात सुनकर तो अब करण भी कहता है कि वो तो मैं भी जानता हूँ कि वो कितनी जिद्दी है अपने काम को लेकर, वो कितनी डेडिकेटेड है। अपनी बात को अब आगे बढ़ाते हुए करण कहता है कि वैसे तुम अभी यहाँ से अब कहाँ जा रही हो, कहीं जा रही हो क्या?
मेरा मतलब है कि तुम घर जा रही हो या फिर यहाँ लाइब्रेरी में रुककर स्वाति मल्होत्रा का ही वेट करने वाली हो। करण गुलेरिया की इस बात पर अब अंजलि कहती है कि मेरे ख्याल से मुझे यहीं पर ही अपनी फ्रेंड का वेट करना चाहिए, मैं उसे ऐसे अकेले तो छोड़कर नहीं जा सकती ना। अंजलि की बात सुनकर अब करण कहता है कि अगर तुम चाहो तो हम चलकर कॉफी पी सकते हैं, क्या तुम मेरे साथ कॉफी पीने के लिए चलोगी? करण की ये बात सुनकर अंजलि बड़ी ही हैरानी से उसे देखती है, क्योंकि करण के इस ऑफर को सुनकर वो भी हैरान थी कि आखिर करण गुलेरिया उसे कॉफी के लिए ऑफर क्यों कर रहा है। अंजलि को इस तरह से खुद की तरफ हैरानी से देखते हुए अब करण गुलेरिया कहता है कि अब देखो, हम दोनों की मंजिल तो सेम ही है, क्योंकि तुम्हें भी स्वाति का ही वेट करना है और मुझे भी। जब तक अब स्वाति मल्होत्रा खुद नहीं आ जाती ना तो तुम यहाँ से जाओगी और ना ही मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। इसलिए बेटर यही होगा कि क्यों ना तब तक हम बैठ के कैफे में कॉफी पिएं। करण की ये बात सुनकर अब अंजलि कहती है कि शायद आप सही कह रही हैं, लेकिन इस बार कॉफी मेरी तरफ से होगी। अंजलि की ये बात सुनकर अब करण कहता है ओके ओके करण। इसलिए अब उस अंजलि को ये कहने के बाद अब करण और अंजलि वहां से कैंटीन के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर के बाद जब वो दोनों कैंटीन में पहुंच जाते हैं तो वहीं अपनी टेबल पर ही अपने दोस्तों से बात कर रहे वो वहां पर अपने भाई को देखता है।